भाई नहीं जाएंगे आप तो उस ना जाने से कार्यक्रम रुकेगा क्या? कार्यक्रम तो होना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि इसको चर्चा का विषय बनाए, क्योंकि स्पीकर जब अध्यक्ष आसन पे बैठते हैं तो उस समय वो किसी दल के नहीं होते, किसी सत्ता के नहीं होते। सत्ता और सीटों का भी बढ़ना जरूरी है। जितने में एक ब्लॉक प्रमुख बन रहा है उसने में एक विधायक होना चाहिए, जितने में एक विधायक बन रहे हो उस जनसंख्या पे एक सांसद होना चाहिए, जो पूर्व का निर्धारण था उसमें। नमस्कार, मैं हूं विशाल चौबे और आप देख रहे हैं एनआरबी न्यूज लाइव। भारत में नए संसद का निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था और ये महज 28 महीने में पूरे बिल्डिंग का निर्माण अपना कंप्लीट कर लिया। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस पे लगातार सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें, आलोचना करना इस बिल्डिंग को लेकर तैयार हो गया है कि क्यों इस बिल्डिंग का उद्घाटन राष्ट्रपति नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। इसी चीज को जानने के लिए हम फरिंदा में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के बीजेपी से श्रेष्ठ और वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता अरविंद मिश्रा जी हैं। आइए जानते हैं इनका इस पर क्या कुछ कहना है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सवाल जहां तक विपक्ष के बाइकाट का है, उसमें मुझे यह कहना है कि सरकार अपने तई जो कार्य कर रही है उसमें आमंत्रण या निमंत्रण सबको दिया गया है, और उस आमंत्रण में विपक्ष नहीं जाना चाहती है तो वो विपक्ष के दलों का अपना निजी मामला होगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि विपक्ष के पास कोई कार्य योजना है नहीं। अब इन्हीं सब मुद्दों को बना करके विपक्ष अपने को भारतीय राजनीति में जीवित रखना चाहती है, यह कोई मुद्दा नहीं है। और जहां तक महामहिम राष्ट्रपति के अपमान का सवाल है, तो महामहिम राष्ट्रपति का अपमान करने की क्षमता भारत के अंदर किसी की नहीं है, और ना ही कोई महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर सकता है। अब महामहिम राष्ट्रपति को लेकर के आदिवासी समाज से जोड़ा जाना, तो भाई जहां तक आदिवासी समाज से विपक्ष जोड़ करके कह रहा है कि आदिवासी समाज का अपमान हो रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि ये दिमागी दिवालियापन से ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि आदिवासी समाज का राष्ट्रपति वो भी महिला से बनाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है, और अभी तक अन्य दल के लोगों ने तो किया नहीं। तो उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो इसको आदिवासी समाज से और राष्ट्रपति का अपमान जोड़े, ऐसा कुछ नहीं है और ऐसी कोई स्थिति बनने वाली भी नहीं है। हाँ, एक चीज होगा कि जब इतिहास लिखा जाएगा लोकतंत्र का, तो उस इतिहास में विपक्ष का ये घिनौना विरोध का दृश्य जरूर दर्ज होगा। जो मेरी समझ है, मैं अपनी समझ से कह रहा हूं। भाई कांग्रेस भी सत्ता में रही, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का जब शिलान्यास हो रहा था, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उस समय माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी वो शिलान्यास में गए, वहां गवर्नर को बुलाया नहीं गया। और मैं ये भी जहां तक जो मुझे जानकारी है, वहां भी गवर्नर जो छत्तीसगढ़ के उस समय थे वो भी आदिवासी समाज के थे। तब तो भाई इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ा। तो अब वो उद्घाटन कराना और ना कराना, और जहां तक महामहिम राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है, इस प्रश्न पे मुझे यह कहना है कि आज देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन है जो महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर सकता है। और देखिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च सेनाध्यक्ष भी है, राष्ट्रपति के साथ साथ सर्वोच्च न्यायाधीश भी है, सुप्रीम कमांडर, और उनका अपमान हो जाए, ये सब बहुत हल्की बातें हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। और जहां तक नए संसद भवन का, देखिए, जिस समय देश का संविधान लागू हुआ था, उस संवैधानिक व्यवस्था में जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण हुआ था, और उस समय जो 36 करोड़ की जनसंख्या थी, वो जनसंख्या आज 140 करोड़ हो गई है। तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का भी बढ़ना जरूरी है।
जितने में एक ब्लॉक प्रमुख बन रहा है उसमें में एक विधायक होना चाहिए, जितने में एक विधायक बन रहे हो उस जनसंख्या पे एक सांसद होना चाहिए, जो पूर्व का निर्धारण था। उसमें जो नई संसद भवन बनी है, कभी तो कहा गया कि मोदी जी अपना घर बना रहे हैं, विपक्ष ने यह कहा, कभी कहा गया, मतलब जो उस शब्दों को कहना उचित नहीं है, लेकिन देश की संसद में जब संख्या बढ़ेगी तो उस हिसाब से वो व्यवस्था, यह सरकार की दूरदर्शिता है कि पूरी योजना के क्रम में सीटों को बढ़ा करके उस संसद भवन का निर्माण हुआ है, और जिसमें मैं जहां तक जानता हूं कि उद्घाटन प्रधानमंत्री करें, महामहिम राष्ट्रपति का सम्मान वहां किसी भी तरह से कम होने वाला नहीं है, और संसद की गरिमा संसद के लोकसभा के स्पीकर से चलती है, और यह सारा निर्णय संसदीय परंपराओं की सारी व्यवस्था का निर्णय लोकसभा स्पीकर लेते हैं, सरकार नहीं ले सकी, क्योंकि स्पीकर जब अध्यक्ष आसन पर बैठते हैं तो उस समय वो किसी दल के नहीं होते, किसी सत्ता के नहीं होते, सत्ता और विपक्ष दोनों का, उनका जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संचालन में होता है, बराबर की भूमिका होती है कि वो उतना ही तवज्जो देते हैं सत्ता को भी, उतना ही विपक्ष को भी। इसलिए ये जो चीजें उठ रही हैं कि आदिवासी का अपमान, महिला का अपमान, राष्ट्रपति का अपमान और तानाशाही, डिक्टेटरशिप, ये सारी चीजें, चूंकि आज देश के अंदर संपूर्ण विपक्ष 19 दल लिख के दे रहे हैं हम नहीं जाएंगे। भाई नहीं जाएंगे आप तो उस न जाने से कार्यक्रम रुकेगा क्या? कार्यक्रम तो होना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि इसको चर्चा का विषय बनाया जाए। और देखिए, विपक्ष अगर सशक्त होता, उसके पास मुद्दे होते, उसके पास विजन होता, तो निश्चित तौर पे वो अपने विजन और मुद्दों पे काम करता। विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है। एनी हाउ अचीव द चेयर, सत्ता में हम कैसे आए, कर्म से तो आ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से अब इस तरह की ढकोसलेबाजी, इस तरह की शेड्यूल ट्राइब्स का अपमान, ये कहने का क्या मतलब है? केवल ये मतलब है कि हम ये ढोल बजाएंगे तो वो वोट हमारे पक्ष में आएगा। यहां राष्ट्रपति के विषय में, राष्ट्रपति के सम्मान की चिंता विपक्षी दलों को नहीं है। विपक्षी दलों को सिर्फ यह है कि हम इस मुद्दे को बना करके दलित और आदिवासी वोट को हम अपने पक्ष में करें, जहां तक मेरी समझ है। बाकी इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। सारे लोग घोषणा कर रहे नहीं जाएंगे, लेकिन क्यों नहीं जाएंगे भाई? अपना तो, मैं पिछली बार, मैं उसको नहीं कहना चाहता, ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे, उनको राष्ट्रपति बनाया गया था, उनके समय का कार्यकाल आप देख लीजिए। मैं, चूंकि वो पद ऐसे इतने माने सम्मानित पद हैं कि उन पदों के बारे में चर्चा करना, अपमान की तो बात छोड़ दीजिए, आप गलत चर्चा नहीं कर सकते। तो राष्ट्रपति का अपमान कोई नहीं कर रहा है। केवल हां, खसकता हुआ वोट बैंक बैलेंस करने के लिए सारे विपक्षी दलों का एक ये तुष्टीकरण की पॉलिसी है कि वर्ग विशेष, एक जाति विशेष, एक संप्रदाय विशेष मेरे पक्ष में आवे, इसी कार्य को लेकर के विपक्षी दल इस तरह के ढोंग आडंबर करते आ रहे हैं, और इसका कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। इनको वोट अपने कर्म से जो मिलना है वो मिलेगा, और कर्म कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए ये इनकी घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है। वो कार्यक्रम होना है, होगा। क्या लगता है, 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए, 24 में जो चुनाव होंगे उस पे इस तरीके के मुद्दा बनाना जो विपक्षी दल बना रही है, ये 24 के लोकसभा चुनाव में असर डालेगी? देखिए, विपक्षी दल जितने भी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं मार रही है। संपूर्ण विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ खुद हमेशा तलवार खींचे रहते हैं। सरकार के विरुद्ध एक होने का ये ढोंग करते हैं। जैसे सबके सिद्धांत अलग अलग हैं, सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं,
सारे देखिए रीजनल फोर्सेज जो हैं, अब तमिलनाडु है, कर्नाटका है, असम है, मेघालय है, यूपी की पॉलिटिक्स अलग है, बिहार की पॉलिटिक्स अलग है, उड़ीसा की पॉलिटिक्स अलग है। रीजनल फोर्सेज जो हैं वो अपने लिमिटेड दायरे में अपने सत्ता को बचाने के लिए वो राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति से तो उनका कोई सरोकार नहीं है। 2-4 सीटें निकालने की बात करेंगे तो उससे राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित नहीं कर सकते। अंत में आकर के उनकी अपनी बची रहे इस चिंता में रहते हैं। तो 2024 जहां तक मेरा समझ है, 2024 में विपक्ष के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो वर्तमान सरकार को चुनौती देने में सक्षम हो। तो ये थे, आप थे हमारे साथ अरविंद मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता भी हैं, जिन्होंने ये बताया कि विपक्षी दल के पास कोई और मुद्दा नहीं रह गया। इस तरीके से इस टॉपिक को लेकर के ये ह्यूमर फैला रहे हैं। और 24 के लोकसभा चुनाव पे भी इन्होंने बात बताया कि हर तरह से पूर्ण बहुमत बनाने में बीजेपी सरकार कायम रहेगी। ऐसे तमाम खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए एनआरबी न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।